हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हमारा चैप्टर चल रहा है, पहला चैप्टर संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। और भाई उसमें भी हमारी प्रश्नावली चल रही है। पहली प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1। भाई एक्सरसाइज 1.1 में अभी तक हम प्रश्न नंबर 10 तक हल कर चुके हैं, जिसके लिए हमने 3 वीडियो बनाए थे। भाई पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 हल किया था, दूसरे वाले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 2 से लेकर 7 तक हल किए थे, फिर भाई तीसरे वीडियो में हमने 8, 9 और 10 3 प्रश्नों को हल किया था। आप हमारे वीडियोस को हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। तो भाई ये वाला वीडियो हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 11 से। आप भाई किताब उठा लीजिए और हमारे साथ प्रश्न नंबर 11 शुरू कीजिए। क्या लिखा हुआ है? सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में। हमारे पास भाई कोई समुच्चय है जहां समतल में स्थित बिंदु हैं और हमारे पास एक रिलेशन है। क्या लिखा हुआ है? P और Q इस प्रकार से हैं कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। तो भाई पहले तो आपको दिखाना है कि यह एक तुल्यता संबंध है, और भाई उसके आगे भी सवाल है, लेकिन पहले आपको यह दिखाना पड़ेगा कि ये जो आर है हमारे पास, यह तुल्यता संबंध है। अब हमने आपको पहले भी बताया होगा, अगर कहीं पर बराबर लिखा हुआ है, समान लिखा हुआ है, तो आप समझ जाओ कि यह तुल्यता संबंध होगा। अगर कहीं पर बराबर का निशान लग गया तो भाई वह तुल्यता संबंध ही होता है। आप भाई ध्यान दीजिएगा, मान लो कि जो हमारा मूल बिंदु है वो O है, ठीक है। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी? OP। तो भाई इसे आप मान लीजिएगा, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी? OP। इसी प्रकार से बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी? OQ, ठीक है। अब भाई कह रहा है R में कि P, Q R में इस प्रकार से स्थित हैं कि OP बराबर OQ आपको दिया हुआ है। अभी आपको दिखाना है कि ये वाला R जो है तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो भाई OP और OQ कर लोगे ना तो काफी आसान हो जाएगा और आपको बहुत सारी भाषा भी नहीं लिखनी पड़ेगी। ध्यान देना, सबसे पहले आप आ जाओ स्वतुल्य पे। अब भाई स्वतुल्य क्या होता है? स्वतुल्य में आपको ना समान संख्याएं लिखनी पड़ती हैं। जैसे यहां P, Q लिखा हुआ है, अगर आप इसे P, P कर दो तो भाई पता लगाओ कि क्या ये R में स्थित होगा या नहीं होगा। तो देख लो, अगर OP बराबर OQ कहीं पर लिखा हुआ है तो क्या आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हो? भाई OP बराबर OP तो आप लिख सकते हो, सत्य भी है। अगर सत्य है तो यह स्वतुल्य संबंध होगा, बराबर वाले हमेशा होते हैं। फिर आ जाओ आप सम्मित संबंध पे। सम्मित में क्या होता है? आपको उल्टा लिखना पड़ता है। अगर आप उल्टा लिख पाए, भाई P, Q था, यहां Q, P कर दो और भाई चेक करो कि क्या ये R में स्थित है या नहीं है। देख लो, OQ बराबर OP उल्टा करने पर अब बताओ कि क्या ये सत्य है या नहीं है। भाई अगर OP बराबर OQ सत्य है तो OQ बराबर OP भी सत्य होगा। सत्य है तो यह वाला स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध हो जाएगा। स्वतुल्य तो पहले ही हो गया था। अभी आ जाओ संक्रामक पर, ध्यान दीजिएगा एकदम। संक्रामक में क्या होता है? कोई तीसरा बिंदु भी आपको लेना पड़ेगा। ध्यान देना, अगर P, Q और Q, R दोनों R में स्थित हैं, ठीक है, ये वाला R और ये वाला R अलग अलग है, इसको आप बोल्ड बनाइएगा। तो भाई Q और Q को छोड़ दो, तो P, जो R है वो R में स्थित होना चाहिए। अगर स्थित होगा तो संक्रामक संबंध हो जाएगा। कैसे? अगर P और Q हैं तो भाई निश्चित रूप से OP बराबर OQ आप लिख सकते हो। अगर Q और R हैं तो आप क्या लिख पाओगे यहां पे? OQ बराबर OR। अब देखो, OP बराबर OQ है, OQ बराबर OR है, तो क्या आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हो? भाई जरूर लिख सकते हो। सत्य भी है, सत्य है, इसीलिए ये संक्रामक संबंध भी होगा। अब देखा, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों हो गए, अर्थात यह एक तुल्यता संबंध होगा। तो भाई तुल्यता तो करना बड़ा ही आसान था, बस ध्यान रखना है अगर कहीं पर समान लिखा हुआ है तो भाई आप जान जाओ कि ये पक्का पक्का तुल्यता संबंध होगा। सवाल इसके अलावा भी आपको दिया गया है थोड़ा सा। कह रहा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। आप ध्यान दीजिए भाई एक चीज पे। देखो, अभी मान लो कि ये वाला हमारा मूल बिंदु है, कहीं पर भी मान लो,
और भाई कई सारे बिंदु ऐसे मान लो जो इससे बराबर बराबर दूरी पर हैं। भाई ये वाला P मान लो, ये Q मान लो, ये R मान लो, S मान लो, T मान लो। लेकिन ये सभी बिंदु इस प्रकार से हैं कि भाई ये O मान लो, ये जो दूरियां हैं ना OP, OQ, OR, OS, OT, ये दूरियां बराबर बराबर हैं। तो अगर आप इनको ना इस प्रकार से मिला दोगे तो यह एक वृत्त बन जाएगा। भाई वृत्त की खास बात क्या होती है कि ये जो त्रिज्या है ये हर जगह बराबर होती है। आप कितनी भी खींच लो इस प्रकार से, त्रिज्याएं हमेशा बराबर ही होती हैं। तो अगर दूरियां बराबर हैं तो ऐसे बिंदुओं से हमेशा वृत्त ही गुजरेगा। तो भाई दोनों ही बातें यहां पर क्लियर हो गई। पहला था कि तुल्यता संबंध है, दूसरा था कि ये वृत्त बनेगा। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 11। अब भाई प्रश्न नंबर 12 को हमारे साथ पढ़िए। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय में, हमारे पास कोई समुच्चय ए है जहां पर सभी त्रिभुज उसमें भाई शामिल हैं, जितने भी त्रिभुज होते हैं वो हमारे पास समुच्चय ए में है, और एक रिलेशन दिया हुआ है कि T1 और T2 इस प्रकार से हैं। कोई दो त्रिभुज होंगे, T1 और T2 इस प्रकार से हैं कि जो T1 T2 के समरूप है, ऐसा भाई कोई रिलेशन है। अभी आपको ये दिखाना है कि ये रिलेशन एक तुल्यता संबंध है। पहली बात तो ये है, और भाई उसके आगे भी सवाल है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। पहले तो आपको हम बताएंगे कि आप इसे तुल्यता किस प्रकार से कर सकते हो। अगर कहीं पर समरूप दिया है, सर्वांग सम दिया है, तो भाई वह भी हमेशा तुल्यता संबंध होता है, चाहे त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब भाई देखिएगा कि T1 और T2 बीच में कामा लगा लेना, R में इस प्रकार है कि जो हमारा त्रिभुज T1 है वो त्रिभुज T2 के समरूप है। ठीक है, जो त्रिभुज T1 है जो त्रिभुज T2 है दोनों आपस में समरूप है। अब देखना हम शुरुआत करेंगे स्वतुल्य से। अब भाई समरूप तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है, ठीक है, तो उसके बारे में ज्यादा हम नहीं बताएंगे आपको, समरूप तो आपको क्लियर ही है। स्वतुल्य में क्या होता है, यहां आप T1 कामा T1 कर लो और भाई चेक कर लो कि क्या ये R में उपस्थित होगा या नहीं होगा। देख लो, अब दोनों जगह आप T1 लिख दो इस प्रकार से, और बताओ क्या ये सत्य लिखा है या असत्य लिखा है। क्या कोई त्रिभुज अपने आप के समरूप हो सकता है? भाई हो सकता है, हर चीज अपने आप के समरूप होती है। ठीक है, तो अगर ये सत्य लिखा हुआ है तो स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। अब आ जाओ आप सम्मित संबंध पर। आप देखो भाई सम्मित में क्या होता है, आपको उल्टा लिखना होता है। वहां T1 कामा T2 लिखा था, हमने यहां T2 कामा T1 कर दिया है। अब जरा देखो कि क्या उल्टा सिद्ध हो पाएगा, तो यहां T2 कर लो और यहां कर लो T1, और बताओ क्या ये सत्य लिखा हुआ है। तो अगर T1 T2 के समरूप है तो T2 भी T1 के समरूप होगा, दोनों एक जैसे ही हैं। अगर ये सत्य लिखा हुआ है तो यह सम्मित संबंध हो गया, समझो। अब आ जाओ संक्रामक संबंध पर। अब भाई देखो संक्रामक में क्या होता है, कोई तीन लोग लिए जाते हैं, तो यहां T1 कामा T2 और भाई T2 कामा T3। अगर ये दोनों R में मौजूद हैं तो आप T2 और T2 को छोड़ दो, तो भाई चेक करना ये है कि T1 और T3 R में हैं या नहीं हैं। देखना कैसे, अगर त्रिभुज T1 समरूप त्रिभुज T2 भाई मान लो कहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है, और उसी प्रकार से त्रिभुज T2 और त्रिभुज T3 भी समरूप है, T1 T2 के समरूप है, T2 वाला T3 के समरूप है, तो क्या T1 और T3 आपस में समरूप होंगे? भाई होंगे, काहे नहीं होंगे, भाई हो जाएंगे। और अगर हो जाएंगे तो ये वाला संक्रामक संबंध हो जाएगा। जहां पर स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों ही संबंध लागू हो जाते हैं तो वो वाला होता है तुल्यता संबंध। तो भाई एक चीज तो हमने प्रूव कर दी, अभी सवाल और भी आगे है। अब भाई हमारे पास ना यहां तीन प्रकार के त्रिभुज और दिए हुए हैं। पहला है T1, दूसरा है T2 और भाई तीसरा है T3। अब T1 किस प्रकार का है, 3 कामा 4 कामा 5 वाला। T2 किस प्रकार का है, 5 कामा 12 कामा 13 वाला। ठीक है, और भाई T3 किस प्रकार का है, 6, 8 और 10 वाला। और भाई तीनों ही समकोण त्रिभुज हैं। आप भाई ध्यान से देख लो, ये सभी कैसे हैं, ये सभी समकोण त्रिभुज हैं। अभी आपको ये बताना है कि जो हमारा ये वाला रिलेशन है इसमें किस किस में लागू हो जाएगा और भाई किस किस में लागू नहीं होगा, आपको ये बताना है।
तो भाई ऊपर देखो साफ साफ क्या लिखा था, T1 T2 के समरूप है। और भाई समरूप क्या होते हैं, समरूप वो होते हैं जिनकी भुजाओं में एक सीधा संबंध होता है, सीधा अनुपात होता है। अब देख लो सीधा अनुपात आपको यहां कहां दिख रहा है, हमको भाई दिख रहा है यहां पे 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10। अर्थात भाई जो T1 है और भाई जो T3 है वो दोनों ही समरूप हैं। समरूप का भाई निशान सही कर लो इस प्रकार से, जो हमारा T1 है और जो T3 है वो दोनों ही समरूप हैं। अर्थात जो ये वाला संबंध है T1 और T3 पर लागू होगा, T2 वाले पर लागू नहीं होगा, क्योंकि भाई वहां भुजाएं समानुपाती नहीं हैं, इसलिए वो समरूप त्रिभुज नहीं होगा। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 12। अब भाई प्रश्न नंबर 13 को पढ़िए। सिद्ध करना है कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में, हमारे पास समुच्चय क्या है, उसमें समस्त बहुभुज आ जाएंगे, कोई भी बहुभुज होगा उसमें आ जाएगा। कह रहा है कि भाई रिलेशन है कि P1 और P2 इस प्रकार से हैं कि P1 और P2 में भुजाएं जो हैं वो समान संख्या में हैं। अर्थात भाई भुजाओं की संख्या समान है, अर्थात दोनों ही त्रिभुज हो सकते हैं, चतुर्भुज हो सकते हैं, पंचभुज हो जाएंगे, जो भी होगा वो समान है। पहले तो प्रूव करना है कि भाई ये वाला तुल्यता संबंध है। हमने आपको पहले ही बताया था कि जहां पे समान लिखा हो वहां आप भाई समझ जाओ कि तुल्यता संबंध होगा। अब देखना कैसे प्रूव करोगे, ठीक है। तो यहां लिख लो P1 और P2 R में इस प्रकार से मौजूद हैं कि P1 बराबर P2। भाई भाषा लिखने की बहुत जरूरत नहीं है, अगर भुजाएं समान संख्या में हैं तो उसे हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि P1 और P2 जो हैं वो बराबर बराबर हैं, ठीक है। आप किसी प्रकार से भी लिख सकते हो। अगर कहीं पर बराबर का निशान लग गया तो आप भाई समझ जाओ कि वह हमेशा तुल्यता संबंध होगा। तो पहले हम चेक करेंगे स्वतुल्य संबंध को। देखना संख्याओं को बराबर बराबर करके चेक करते हैं, दोनों जगह हम P1 ही लिखने वाले हैं। भाई चेक कर लो कि क्या ये R में मौजूद होगा, तो बताओ जरा भाई ये सत्य लिखा है या असत्य लिखा है। अगर P1 बराबर P2 हो सकता है तो P1 बराबर P1 तो हमेशा ही हो सकता है। अगर हो सकता है तो स्वतुल्य संबंध हो गया। सममित में आ जाओ, सममित में क्या करना होता है भाई, उल्टा करके लिखना होता है। यहां P1 कामा P2 है, आप क्या करोगे, आप करोगे P2 कामा P1 और चेक करोगे R में है या नहीं है। अब देखिएगा अगर कहीं पर ऐसे लिख दो आप P2 बराबर P1 तो भाई जरा बताओ सत्य है या नहीं है। अगर P1 बराबर P2 सत्य है तो भाई P2 बराबर P1 भी सत्य होगा। अगर ये वाला सत्य है तो भाई सम्मित संबंध तो अपने आप हो गया। अब आ जाओ संक्रामक संबंध पर। भाई संक्रामक में क्या होता है कि 3 लोग आ जाते हैं, जैसे यहां P1 P2 ले लिया, यहां P2 P3 ले लिया। अगर ये दोनों R में मौजूद हैं तो यहां आप P2 और P2 को छोड़ दो, P1 कामा P3 क्या R में मौजूद है, जरा चेक करके बताओ। तो P1 और P2 को आप ऐसे लिखोगे P1 बराबर P2, P2 P3 इस प्रकार से लिखोगे। अब जरा हमें बताओ कि अगर P1 बराबर P2 है, P2 बराबर P3 है तो क्या P1 बराबर P3 आप लिख सकते हो। अगर लिख सकते हो तो ये संक्रामक संबंध होगा और हम लिख सकते हैं। तो भाई देखो यहां पर तीनों ही संबंध लागू हो गए हैं, और जहां पर तीनों संबंध लागू हो गए हैं भाई आप समझ जाओ ये तुल्यता संबंध है, ऐसा आप लिख देना, ठीक है। तो ये सवाल तो यहीं तक था। भाई इसमें एक और सवाल है, इसी में कह रहा है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करो। अभी हमारे पास कोई त्रिभुज है, उसकी भुजाएं हैं 3, 4, 5 और भाई देखने से ही लग रहा है कि समकोण त्रिभुज है। देखो जो हमारे पास समुच्चय है उसमें कह रहा है कि यहां बहुभुज है, क्या है, बहुभुज है। रिलेशन में लिखा है कि भुजाएं जो हैं वो समान संख्या में हैं, अर्थात हमें भुजाओं की संख्या पर ध्यान देना है। भुजाएं कैसी हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, केवल संख्या देखनी है। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि ये त्रिभुज है और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। अब चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, कोई भी त्रिभुज हो, भुजाएं तो 3 ही होंगी। और अगर आपको रिलेशन लगाना है तो यहां आप लिख दोगे समस्त त्रिभुज। क्या लिखोगे, समस्त त्रिभुज। अर्थात इस त्रिभुज के साथ जितने भी त्रिभुज होंगे वो सब यही संबंध बनाएंगे, क्योंकि भाई त्रिभुज चाहे कोई भी हो, सब में भुजाओं की संख्या तो हमेशा 3 ही होगी।
अगर भुजाएं समान हैं तो ये वाला संबंध लागू हो जाएगा। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 13। अब भाई प्रश्न नंबर 14 को पढ़िए। कह रहा है कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। अर्थात भाई हमारे पास कोई समुच्चय है L और इसमें ना समस्त रेखाएं हैं जो कि एक्स वाई तल में हैं, और भाई उनमें ना हमें एक रिलेशन पता है। किस प्रकार का है? दो रेखाएं हैं कोई L1 और L2, इस प्रकार से हैं कि L1 समांतर है L2 के। तो पहले तो हमें ये दिखाना है कि जो ये संबंध है यह एक तुल्यता संबंध है। पहले हमें ये वाला प्रूव करना है, उसके आगे भी सवाल है, ठीक है। तो भाई पहले आ जाओ, कैसे प्रूव करोगे? अगर L2 जो है वह R को बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि भाई L1 समांतर L2 है, ठीक है। अब यहां आ जाओ पहले स्वतुल्य पर, बहुत ध्यान देना है। स्वतुल्य में क्या होता है कि यहां भी L1 यहां भी L1, क्या ये वाला R को बिलोंग करेगा? मौजूद होगा। तो क्या करोगे आप? क्या इसे इस प्रकार से लिख सकते हो कि भाई L1 के समांतर होगा या नहीं? तो भाई L1 जो है हमेशा L1 के समांतर होगा। कोई भी रेखा अपने समांतर तो हमेशा होती है, अगर होती है तो स्वतुल्य संबंध हो गया। अब आ जाओ सम्मित संबंध पर, ध्यान दीजिएगा। यहां कर लो L2 L1, जस्ट उल्टा। यहां अगर L1 L2 है तो यहां आप L2 L1 कर लो, और यहां पर भी उल्टा करके देख लो, L2 समांतर L1। अब जरा बताओ कि क्या L2 L1 के समांतर होगी? अगर L1 L2 के समांतर है तो L2 भी L1 के समांतर होगी। अगर होगी तो ये सम्मित संबंध हो गया, ठीक है। अब आ जाओ संक्रामक पे। भाई संक्रामक में क्या होता है? कोई तीन रेखाएं आपको लेनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ L1 कर लो, L2 कर लो, ठीक है। यहाँ कर लो L2 और यहाँ कर लो L3। अगर ये दोनों ही R में मौजूद हैं तो आप L2 को छोड़ दो, L1 और यहाँ कर लो L3, और जरा बताओ कि क्या ये R में मौजूद होगा या नहीं होगा। ध्यान देना, अगर आप इस प्रकार से इसे लिख सकते हो कि भाई L1 और L2 समांतर हैं, L2 और L3 समांतर हैं, तो क्या आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हो कि L1 और L3 समांतर होगा? जरूर लिख सकते हो। भाई L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो भाई पक्का पक्का L1 और L3 आपस में समांतर हो जाएंगी। अब देखा आपने, तीनों ही संबंध बाकायदा लागू हो गए। अगर लागू हो गए हैं तो यह वाला हो गया तुल्यता संबंध, ठीक है। तो सवाल इतना नहीं है, इसके आगे भी है। अब भाई सवाल में आगे दिया हुआ है कि हमारे पास कोई रेखा इस प्रकार से है, y बराबर 2x+4, और कह रहा है कि इससे संबंधित समस्त रेखाओं का हमें समुच्चय बता दो। तो देखो संबंध क्या है? संबंध है समांतर। तो जो भी रेखाएं इसके समांतर होंगी हमें उनका समुच्चय निकालना है। अब आपको भाई पता होना चाहिए कि समांतर रेखाएं आप कैसे निकालते हो। भाई रूल ये होता है समांतर रेखाओं में कि M1 बराबर M2 होता है, और यहां पर M क्या है? यहां पर M है 2। y बराबर mx+c वाला याद है? y बराबर mx+c, बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ है। तो ये M1 हो गई 2, अगर M1 2 है तो M2 भी 2 ही होगी। तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हो, y बराबर 2x+c, ये हो जाएगा हमारा समांतर रेखाओं का समुच्चय। अर्थात आप यहां कोई भी मान रखोगे ये रेखा हमेशा इस रेखा के समांतर ही होगी, क्योंकि भाई देख लो M1 और M2 बराबर बराबर है। तो भाई हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? y बराबर 2x+c। अब भाई प्रश्न नंबर 15 को देख लीजिए। हमारे पास कोई समुच्चय है a बराबर 1 2 3 4, और हमें यहाँ रिलेशन पता है, और भाई रिलेशन ना हमें लिखा है रोस्टर मेथड में। अभी आपको ये पता लगाना है कि स्वतुल्य, सममित, संक्रामक में से यहाँ कौन कौन सी चीजें लागू होती हैं। बहुविकल्पी सवाल है। अब ध्यान देना एक चीज का, देखो 1 2 3 4 केवल हमारे पास 4 ही अवयव हैं, ठीक है। उसमें भी आपको 1, 2, 2, 4, 4, 3, समान संख्याओं के सब जोड़े आपको मिल जाएंगे। अगर समान संख्याओं के जोड़े आपको मिल जा रहे हैं तो आप समझ जाओ कि स्वतुल्य तो पक्का पक्का है। तो स्वतुल्य तो ये हो गया। अब दूसरी बात, यहां लिखा है 1, 2, कहीं पर इसका उल्टा 2, 1 लिखा है? नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा है तो आप जान जाओ
कि सम्मित तो नहीं होगा, तो स्वतुल्य हो गया, सम्मित नहीं हुआ। अब संक्रामक को देख लो, संक्रामक में क्या होता है, समान जोड़े देख लो भाई, देखो 2 और 2 हैं, दोनों को हटा दो, क्या बचेगा 1 और 2, 1,2 है। दूसरी बात यहां देख लो, यहां देख लो, अच्छा 3 3 हटाओ, क्या बचेगा 3 और 2, 3,2 है। तो ये संक्रामक भी हो जाएगा, अर्थात ये स्वतुल्य है, संक्रामक है, सम्मित नहीं है। ठीक है, तो भाई बी वाला ऑप्शन यहां पर सही माना जाएगा। अब भाई यहां प्रश्न नंबर 16 को देख लो, हमारे पास कोई रिलेशन है a कामा b इस प्रकार से है कि a बराबर b-2। पहली बात तो ये दे रखी है, इसे अगर आप थोड़ा सरल कर लोगे तो ऐसे आ जाएगा b बराबर a+2। ठीक है, दूसरी बात b बड़ा है 6 से, अर्थात भाई b का मान हमेशा 6 से बड़ा होना चाहिए। और भाई ये सवाल बहुविकल्पी है तो आपको विकल्प से ही लगाना है। देख लो, पहला विकल्प दे रखा है 2,4, तो भाई ये तो कतई कतई नहीं होगा, क्योंकि b का मान जो है वो 6 से बड़ा तो है नहीं, 6 से छोटा है। दूसरी बात 3,8, यहां पर देख लो b का मान 6 से बड़ा है, लेकिन भाई यहां पर क्या है, अंतर जो है वो 2 के बराबर होना चाहिए, वो तो है ही नहीं, छोड़ो इसको। अगला है 6,8, ये वाला बैठ जाएगा। भाई देखो 6 से बड़ा भी है, और अगर यहां आप 2 जोड़ोगे तो दोनों बराबर भी हो जाएंगे, तो भाई यहां पर 6,8 वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। तो भाई ये था हमारा प्रश्न नंबर 16, और भाई इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 1.1 खत्म हो गई है। अगर भाई आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भाई अपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियोज शेयर भी कर सकते हैं।